बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ जवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग डिस्कस कर रहे थे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को, जिसमें ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है पहले दो क्लस्टर्स को कम्प्लीटली एंड थर्ड क्लस्टर को मैंने स्टार्ट किया हुआ था। उसका आज लास्ट डिसऑर्डर जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। यहाँ पे मैं बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन करूँगी पर्सनालिटी डिसऑर्डर की डेफिनेशन पे। आपने अगर इसको इन डिटेल देखना है तो प्रीवियस जितने भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की वीडियोस हैं उनमें मैंने इन डिटेल डिस्कशन इस पे की है, तो वो जाकर आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर आपके पास जो है वो बेसिकली क्या होते हैं। आपके पास पर्सनालिटी क्या होती है? पर्सनालिटी होती है आपके पास सम ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, या फिर आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, जो कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन से डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करती है, या फिर कह सकते हैं इंडिविजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो पर्सनालिटी से ही आता है। और पर्सनालिटी किससे बनती है? डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स से मिलकर बनी होती है। करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? करेक्टरिस्टिक्स पर्सनालिटी के या ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि हम बिहेव किस तरह से कर रहे हैं, हम बोल किस तरह से रहे हैं, हम सोच किस तरह से रहे हैं, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है या नेगेटिव थिंकिंग है, हमारा बिहेवियर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रूड है, या फिर हम बहुत ही जो कह सकते हैं कि आजिज़ बंदे हैं। ये सारे जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये मिलकर हमारी पर्सनैलिटी बनाते हैं। और जो पर्सनैलिटी होती है वो हमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन से डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करती है। अब यहाँ पे बात होती है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स कब बन जाती है। ठीक है, पर्सनालिटी तो नॉर्मली हर पर्सन की एक पर्सनालिटी होती है, हर पर्सन के अंदर डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब यहाँ पे जो पर्सन है वो ना तो कम्प्लीटली पॉजिटिव होता है ना ही कम्प्लीटली नेगेटिव होता है। हर पर्सन के अंदर 50% पॉजिटिविटी होती है एंड 50% नेगेटिविटी होती है। चाहे वो आपको शो कर रहा है या नहीं कर रहा, ये अलग बात होती है। ठीक है, लेकिन एक पर्सन जो है वो 50% पे बना हुआ होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिविटी दोनों उसमें आती हैं, कहीं ना कहीं पॉइंट पे जाकर आपको शो ज़रूर होती हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि डिसऑर्डर्स कब होते हैं। ये जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये नॉर्मल से जब एबनॉर्मल और ऑड में चले जाते हैं तो फिर क्या होते हैं कि फिर हम कहते हैं कि इस पर्सन के अंदर कोई ना कोई जो है वो फॉल्ट है, इस पर्सन के अंदर कोई ना कोई जो है प्रॉब्लम है, जो हम कह सकते हैं कि इस डिसऑर्डर की तरफ इसको लेकर जा रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसका वे ऑफ थिंकिंग अलग है हमसे। ठीक है, जो हमें हर बात पे रोकेगा, हर बात पे टोकेगा, किसी चीज़ पे भी वो हमसे इत्तेफाक नहीं करेगा। चाहे वो आप ग्रुप में काम कर रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो आ जाती है। और उसके बाद हर बंदे के बारे में वो नेगेटिव सोचेगा, हर चीज़ के बारे में वो नेगेटिव सोचेगा, हर आने वाले जो वाक़यात हैं, इवेंट्स हैं, उनके बारे में नेगेटिव सोचेगा, हर पर्सन के बारे में नेगेटिव सोचेगा। उसके अंदर नेगेटिविटी कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, 50% से आप कह सकते हैं कि अबव चली जाती है। या फिर कह सकते हैं कि उसका वे ऑफ बिहेवियर जो है वो भी बहुत ही ऑड हो जाता है। तो इस तरह क्या होता है कि ये पर्सनैलिटी जो है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसमें आपके पास 3 एरियाज़ आ जाते हैं जो जिनमें से 2 का अफेक्ट होना ज़रूरी होता है। सबसे पहला ये है कि वे ऑफ थिंकिंग अबाउट वन सेल्फ एंड अदर, अपने बारे में किस तरह से वो सोच रहा है और दूसरों के बारे में वो किस तरह से सोच रहा है। ये बहुत मैटर करता है कि अपने बारे में पॉजिटिव सोच रहा है या नहीं, दूसरों के बारे में पॉजिटिव सोच रहा है या नहीं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है या इसमें कोई इशू आता है तो वो डिसऑर्डर की तरफ चला जाएगा। वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग इमोशनली, अब वो रिस्पॉन्स किस तरह से कर रहा है। अगर एक इमोशनल रिस्पॉन्स देना है जहाँ पे आपने रोना है, वहाँ पे वो जो है वो नॉर्मल रो रहा है, जहाँ पे नहीं रोना वो वहाँ पे वो ज़्यादा रो रहा है। ये इमोशनल डिस्टर्बेंस हुई है उसके अंदर, और जो है वो उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने इमोशनली रिस्पॉन्ड करना है या नहीं करना, कोल्ड रहना है या नहीं रहना। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एंड वे ऑफ रिलेटिंग टू अदर पीपल, ठीक है, वे ऑफ रिलेटिंग टू अदर पीपल, आपके किस तरह से दूसरों के साथ जो है वो रिलेशनशिप बनाते हैं। यहाँ पे आप वो कह सकते हैं कि वो रस्सू वाला वो कोल के इंसान जो है वो एक माशरती हैवान है, अकेला नहीं रह सकता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई अकेला रहेगा तो भी प्रॉब्लम होगी। अगर वो जो है वो एक रिश्ते को छोड़कर दूसरे को तीसरे को चौथे, मतलब बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स को तोड़ रहा है, तो भी प्रॉब्लम उस पर्सन में के अंदर कोई ना कोई इशू है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, अगर सामने वाला गलत नहीं है तो। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास आ जाती है। वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग में ये भी आ सकता है कि एक जो उसका फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा जो है वो दुखी है, उसको उसके साथ कोई मिसहैप हुआ है, तो वो क्या करेगा,
जाएगा उसके साथ उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट हो जाएगा, उसको मतलब अजीब जो है वो बातें करना स्टार्ट हो जाएगा, हंसना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इमोशनल रिस्पॉन्स भी हो सकता है, सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तक आ जाती हैं। इन डिटेल तो ये भी चली गई थी। नेक्स्ट लोग बात कर रहे थे क्लस्टर सी पे। क्लस्टर सी के हमने 3 डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर लिया है। आज हम इसके लास्ट डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही हमारा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लस्टर सी में ऐसे लोग आते हैं जो बहुत ही एंशियस होते हैं एंड फियरफुल होते हैं। इनका बिहेवियर बहुत ही फियरफुल होता है और एंशियस होता है। हर चीज़ के बारे में परेशान रहना, आने वाले इवेंट के बारे में परेशान रहना, और इसके अलावा इनका बिहेवियर होता है कि कोई भी चीज़ है उसके बारे में नेगेटिव रहना, परेशान रहना कि यार ये जो है वो काम आएगी या नहीं आएगी, ऐसा होगा या नहीं होगा। हर चीज़ के बारे में ये जो है ना वो फियरफुल रहते हैं। तो ये क्लस्टर सी के जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं उनमें आता है। आज हम बात करेंगे अपने लास्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पे, जिसका नाम है जी OCPD। OCPD आपके पास क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इससे पहले हम लोगों ने OCD को डिस्कस किया था। OCD मतलब कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आपको आइडिया तो होगा कि OCD होता क्या है। OCPD एंड OCPD में कोई मेजर डिफरेंस जो है वो चंद चीज़ों का ही है, जो मैं आपको इसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है वो बेटर हो जाएगी। और OCPD एंड OCD की जो सिम्टम्स हैं ऑलमोस्ट रिलेट करती हैं, ऑलमोस्ट जो है वो साथ साथ सेम होती हैं। कुछ जो हैं वो डिफरेंस होते हैं जो कि आपको खुद देखने पड़ते हैं। और सबसे मेजर जो डिफरेंस होता है इसमें, पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो 18+ आप डायग्नोज करते हैं, और इसके अलावा जो OCD है वो भी 18+ आप डायग्नोज कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो चलकर हम आगे डिस्कस करते हैं। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि OCPD क्या होता है, इसके काजेज़ क्या है, प्रेवलेंस क्या है, इसके सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू DSM-5 या 5TR आप कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट पे कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह से किया जाता है और कौन कौन सी थेरेपीज जो है वो इसमें यूज़ होती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी जी OCPD एंड OCD के डिफरेंस के ऊपर। OCD हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड OCPD को हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंस क्या आएगा। अब यहाँ पे जब मैंने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को ऑलरेडी डिस्कस किया था, जो पहले पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मैंने डिस्कस किए थे, तो उसमें भी मैंने जो है वो डिस्कशन की थी कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स और जो आपके पास आते हैं दूसरे डिसऑर्डर जैसे अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो एंजाइटी के साथ वो बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, तो वो किस तरह से डिफ्रेंशिएट करता है। और इसी तरह ये आपके पास दूसरा जो डिसऑर्डर है OCPD एंड OCD, ये भी बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, तो ये किस तरह से डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं। तो ये जो होता है ना OCD, ये होता है आपके पास ईगो डिस्टोनिक, ठीक है। ईगो डिस्टोनिक का क्या मतलब होता है जी? ईगो डिस्टोनिक का मतलब होता है आपके पास कि यहाँ पे पर्सन को जो है ना खुद भी प्रॉब्लम हो रही होती है। पर्सन जो है वो खुद अलाइन नहीं होता इन चीज़ों के बारे में। जैसे OCD का पेशेंट है, वो क्या करेगा? बार बार हाथ धोएगा, बार बार हाथ धोएगा। हाथ नहीं, बहुत सारी दूसरी हैबिट होती है, रिपीटेटेड हैबिट्स भी होती हैं इनके अंदर। तो बहुत सारे इनके अंदर जो है ना प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट क्योंकि खुद इसके साथ अलाइन नहीं है, तो ये क्या करेगी? पेशेंट के अंदर डिस्ट्रेस काज करेगी, ठीक है। पेशेंट के साथ भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। डिस्ट्रेस काज होता है जिसकी वजह से उसको एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है, डिप्रेशन में भी हो जा सकता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसको कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इस तरह से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मतलब ये चीज़ें उसके माइंड में चल रही होती हैं। ये ईगो डिस्टोनिक होता है। OCD जो होता है, पेशेंट को खुद प्रॉब्लम हो रही होती है, ठीक है। दूसरी तरफ जाते हैं हम OCPD में। OCPD जो होता है आपके पास, वो ईगो सिंटोनिक होता है। सिंटोनिक का मतलब होता है अलाइन, किसी भी चीज़ के साथ अलाइन कर देना, उसको कहते हैं हम सिंटोनिक। तो यहाँ पे जो OCPD है ये सिंटोनिक है। मीन कि यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर डिस्ट्रेस काज नहीं होगा। वो जो बिहेवियर शो कर रहा है वो कहेगा कि ये मेरी पर्सनालिटी का पार्ट है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसके अंदर कोई डिस्ट्रेस काज नहीं हो रहा, उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों को जो है वो इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कोई लोग जो दूसरे जो है मेरी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब देखिए OCD का पेशेंट क्या होगा कि वो नहाने जाएगा तो 3-4 घंटे वो आराम से लगा के आएगा। वो कपड़े धोने जाएगा तो 3-4 घंटे वो आराम से कपड़े धोएगा बैठ के। उसको नहीं परवाह कि बाहर वाला क्या कर रहा है या
वेट कर रहा है या मैंने वॉशरूम फ्री करना है या कुछ भी, ये मैं इसलिए कह रही हूँ। मेरे साथ एक थी कोलीग थी हॉस्टल में, तो वहाँ पे एक लाइव मुझे था, वो डेंटिस्ट थी, अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी माशाल्लाह से, लेकिन उनका ये इशू था कि ओसीपीडी थी वो इस तरह से कि उनमें ये प्रॉब्लम पाई जाती थी कि वो वॉशरूम जाती थी, ठीक है, आपको क्लियरली आवाज़ आ रही होती थी क्योंकि वॉशरूम बिल्कुल रूम के साथ अटैच है, तो आपको क्लियरली आवाज़ आ रही होती थी कि वो जो है वो जो है वो 3 घंटे लगा चुकी हैं वॉशरूम में। इसके अलावा वज़ू करने के लिए भी वो जो है वो 1 घंटे से ज़ायद जो है वो लगाती थी, और हमें आवाज़ आ रही होती थी बाकायदा कि इतनी दफ़ा उन्होंने हाथ धोए हैं, इतनी दफ़ा उन्होंने जो है ना वो दोबारा मुंह धोया है। और उनके पास इतनी ज़्यादा टूथब्रश भी थी और टूथपेस्ट भी थे, तो वो दिन में कोई 7-8 दफ़ा तो वो करती थी। वो डेंटिस्ट भी थी, तो मुझे लगता था कि शायद वो केयर करती हैं इस बारे में, लेकिन जब मैंने उनके बिहेवियर को देखा, उनको मतलब देखा वो क्या करती हैं, किस तरह से करती हैं, तो ये सारी सिम्टम्स जो है उनमें पाई जाती थी। और इस चीज़ से उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा होता था कि हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं या हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है या हमें कोई प्रॉब्लम होगी, हमें भी कोई काम करना है या नमाज़ पढ़नी है, तो इस तरह के कोई उनमें इशू नहीं आ रहा था, ठीक है। तो वो इस तरह के काम कर रही थी। अगर उन्होंने कपड़े धोने जाना है तो वो 3-4 घंटे आराम से लगा के आती थी, और जो है वो पानी भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता था टैंकी में। क्योंकि ये मेरे सामने हुआ, मेरे रियल जो है वो मैंने इस कह सकते हैं कि पेशेंट के साथ या इस क्लाइंट के साथ मैं रही हूँ, तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। तो यहाँ पे आपके पास ये बहुत ही मेजर सा डिफरेंस है कि ये ईगो डिस्टोनिक है और ये आपके पास ईगो सिंटोनिक है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो इस चीज़ से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक और डिफरेंस जो मुझे अभी याद आ रहा है जिस मेजर सा इसके दरमियान, तो डिफरेंस ये ही है, ठीक है। ओसीपीडी एंड ओसीडी आगे भी चलकर हम देखेंगे कि और इनमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं और क्या इनमें जो है वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज़ याद आई कि ऑटिज़म का जो पेशेंट होता है उसमें भी रिपीटेटेड बिहेवियर्स पाए जाते हैं, ठीक है। रिपीटेटिव बिहेवियर तो उसमें भी पाए जाते हैं ऑटिज़म वालों में। तो उनमें क्या डिफरेंस होता है, उनमें भी आप डिफरेंस नोट कर लें कि ऑटिज़म वाले जो होते हैं ना, सॉरी, ऑटिज़म वाले जो होते हैं ना, वो जब रिपीटेटेड बिहेवियर करते हैं तो उनको प्लेयर मिलता है, ठीक है। उस रिपीटेटेड बिहेवियर से प्लेयर मिल रहा होता है उनको, जबकि ओसीपीडी एंड ओसीडी वालों को कोई प्लेयर नहीं मिलता यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपके पास ऑटिज़म वाला और इनमें जो है वो प्रॉब्लम पाया जाता है। और इसमें भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। ऑटिज़म में जो है ना, उनको कोई अपनी ज़ात से डिस्ट्रेस काज नहीं हो रहा होता। तो मेजरली इन दोनों में डिफरेंस आएगा कि इन दोनों में जो इन दोनों को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑटिज़म से, तो ये है कि रिपीटेटेड बिहेवियर से इसको प्लेयर मिल रहा होता है, जबकि ओसीडी वालों को प्लेयर नहीं मिल रहा होता, ओसीपीडी वालों को भी प्लेयर नहीं मिल रहा होता। तो यहाँ पे जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे ये ईगो डिस्टोनिक एंड ईगो सेंटोनिक होता है। ये मेजर सा डिफरेंस था, शॉर्ट सा, इसको आप याद रखिएगा ताकि आपको जो है वो एग्ज़ाम में और अपनी रियल लाइफ में भी इसको यहाँ पे हम चलते हैं इसके क्राइटेरिया पे। क्राइटेरिया से पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। OCPD is characterized by pervasive preoccupation with orderliness, perfectionism and control with no room for flexibility and ultimately slow and interference with completing a task। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या है कि स्लो एंड कंप्लीटिंग टास्क। अब यहाँ पे अगर उसने 1 घंटा कपड़े धोने के लिए रखा था तो 3 घंटे तो उसने कपड़े धोने पे लगा दिए, तो यहाँ पे उसके टास्क कंप्लीट नहीं होते। लेकिन जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता वो कपड़े धोना नहीं छोड़ता, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता वो वज़ू करना नहीं छोड़ेगा, ठीक है। जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा वो कोई भी काम नहीं छोड़ेगा, चाहे वो उसको टास्क कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो उसको कोई जो है प्रॉब्लम नहीं हो रही है। रिस्क फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जी। रिस्क फैक्टर्स आपके पास क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या नहीं हो सकते। जेनेटिक हो सकते हैं, जेनेटिकली ये ट्रांसफ़र हो सकती है, ये जो डिसऑर्डर है आपके पास चाइल्डहुड ट्रॉमा से भी आ सकती है। और उसके बाद अगर आप फ्रॉइड को देखते हैं तो फ्रॉइड में आपको जो है वो एनल और ओरल स्टेज पे फिक्सेशन हुई है, जिसकी वजह से जो ये प्रॉब्लम्स जो है वो चल रही होती हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं जी न्यूरोबायोलॉजिकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से फ्रंटल लोब डिस्टर्ब होता है। तो इसके अलावा बहुत सारी और प्रॉब्लम्स है जिसकी में ग्रे मैटर जो है हमारे ब्रेन का सब कॉर्टिकल रीजन का वो जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से
भी ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। यानी बेसिकली जो ग्रे मैटर का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें प्रॉब्लम आएगी, तो ओसीपीडी की टेंडेंसीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपके पास और क्या हो सकता है, आपके पास चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है आपके पास रीज़न बन सकती हैं ओसीडी की। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आपके पास डिफेंस मैकेनिज़्म हो सकता है, और ये तो टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। डिफेंस मैकेनिज़्म मैं किस वे में कह रही हूँ कि कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एंजाइटी है उनके अंदर, उसको शो करने के लिए ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो ओसीडी में आ जाएगा, ओसीपीडी में नहीं आएगा, सॉरी। ठीक है, तो वो चीज़ आपने नहीं इसमें लिखनी। बस एनल एंड ओरल जो स्टेज होती है, फ्रॉइड की जो स्टेजेस हैं वो आपने अगर पढ़ी हैं, तो वहाँ पे अगर फिक्सेशन हो जाए तो ये आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ओसीपीडी की। The condition affect 2 to 7% of the population, which mean to approximately in वन इन 100 पीपल। ठीक है, तो ये आपके पास 1 in 100 पीपल, यानी अगर 100 बंदे हैं तो उनमें से एक बंदे को ओसीपीडी ज़रूर होगा। ओके। परफेक्शनिज्म इनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मैं दोबारा से कह देती हूँ, हर चीज़ को सीधे रखना, हर चीज़ को जो है वो एक ऑर्डर में रखना, हर चीज़ को जो है वो बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं होने देना। क्लास में जाएंगे तो आप उनका जो बिहेवियर अलग होगा कि यार ये चेयर्स बिखरी हुई हैं, इनको सीधा कर दें। अगर बिखरी नहीं भी हुई, थोड़ी सी भी टेढ़ी है, तो उनको उससे भी प्रॉब्लम होगी। हर चीज़ से जो है प्रॉब्लम हो रही होती है। A pervasive pattern of preoccupation with orderliness, perfectionism, and mental and interpersonal control at the expense of flexibility, openness, and efficiency, beginning by early adulthood and present in variety of contexts, as indicated by four of the following. ये जो चीज़ होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फोर ऑफ द फॉलोइंग, अब जितनी भी सिम्टम्स हैं इनमें से 4 का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि कुछ सिम्टम्स ऐसी होंगी जो आपको तो किसी दूसरे डिसऑर्डर में भी देखने को मिलेंगी, तो इनमें से 4 का होना ज़रूरी होता है, जिसकी बुनियाद पर आप इसको डायग्नोज कर रहे होते हैं। सबसे पहले आपके पास सिम्टम आ जाती है इज प्री ऑक्यूपाइड विद डिटेल रूल्स, लिस्ट, ऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशंस एंड शेड्यूल्स टू द कांस्टेंट दैट द मेजर पॉइंट ऑफ द एक्टिविटी इज लॉस्ट। अब यहाँ पे क्या है कि ये अपनी डिटेल, अपने रूल्स, अपनी जो इन्होंने बनाए हुए हैं, अपनी लाइफ की पॉलिसीज़, इनको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इनको कभी भी ये जो है वो डिनाई नहीं करेंगे। अपने जो शेड्यूल्स इन्होंने बनाए हुए हैं ये कभी भी नहीं हिलेंगे। चाहे कोई कह सकते हैं ना कि अचानक से कोई एमरजेंसी हो गया तो उधर जाना पड़ रहा है, तो इन्होंने जो अगर शेड्यूल बनाया हुआ ना, तो ये कहेंगे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, मेरा तो ये काम है, मैं तो इस तरफ जाऊंगा, मेरा ये काम है, मैं इसको छोड़ के यहाँ पे नहीं जा सकता। तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, आ जाती है, जिस पे अक्सर लोगों को जो है वो काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है कि यार अभी ये इमरजेंसी है, हमें जाना है, हमें ये करना है, हमें ये काम बाद में भी हो सकता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो उन्होंने एक फ़िक्स किया होता है अपने रूल्स को, अपने शेड्यूल को, अपनी ऑर्डर को, अपनी लिस्ट बनाई होती है चीज़ों की, कामों की, कि मुझे किस वक्त क्या करना है, किस वक्त क्या खाना है, किस वक्त क्या पीना है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, और जो असल मकसद होता है उनका, वो लॉस्ट इस वजह से हो जाता है। जैसे मैंने आगे भी बताया कि आप वज़ू करके तो आपने नमाज़ पढ़नी है। अगर आप वज़ू पे जो है वो 1 घंटा लगा देते हैं, मगरिब की नमाज में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप 1 घंटा या 2 घंटे वज़ू करते रहें। तो यहाँ पे अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपने नमाज़ पढ़नी है, तो मेजर पॉइंट क्या है एक्टिविटी का, कि आपने नमाज़ पढ़नी है, नमाज अदा करनी है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि आपके वज़ू की वजह से, आपके वज़ू के टाइम की वजह से जो है वो क्या हुआ कि नमाज का जो है वो नमाज कज़ा हो गई है, या फिर नमाज का टाइम गुजर गया है, तो वो जो आपका मकसद था वो वहीं का वहीं रह गया, बस आप वज़ू ही करते रह गए हैं। तो ये चीज़ आपके पास आ जाती है ओसीपीडी में। शो परफेक्शनिज्म दैट इंटरफेयर्स विद टास्क कंप्लीशन, ये भी वही चीज़ आ जाती है। अनएबल टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट बिकॉज इज आर हर ऑन ओवरली स्ट्रिक्टेड स्टैंडर्ड्स आर नॉट मैट। अब यहाँ पे जब तक उसका काम जो है, अपने वही चीज़ वज़ू वाली एग्जांपल यहाँ पे भी आप फिट कर सकते हैं कि जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा, जब तक उसके अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो उसने जो अपने मेंटल स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं, जो आपको नज़र आ रही हैं वो स्टैंडर्ड्स अलग हैं, उसके मेंटल स्टैंडर्ड्स जो है ना, जब तक वहाँ पे नहीं पहुँचेगा वो काम को नहीं छोड़ेगा, वो काम को कंप्लीट नहीं समझेगा, वो कहेगा कि यार इसमें कुछ ना कुछ कमी है, इसमें कोई ना कोई कमी रहती है। ठीक है,
तो ओसीडी के जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें बार बार एक चीज़ को दोहराने की आदत होती है। अब यहाँ पे जो है ना, उन्होंने एक टाइम भी फिक्स किया होता है, टाइम भी फिक्स कर सकते हैं वो, मतलब टाइम इस तरह से नहीं कि मुझे 1 घंटा 2 घंटा, वो इस तरह से काउंट कर सकते हैं कि यार मुझे 10 बार वज़ू करना है, मुझे 20 बार वज़ू करना है, मुझे 10 बार ये बात पूछनी है, मुझे 20 बार ये बात पूछनी है। आपने कभी ओसीपीडी का पेशेंट देखा हो ना, तो एक दफ़ा वार्ड में जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने ना एक बात पूछी जिस पे उन्होंने कहा कि आपने मैम को नहीं बताना, ठीक है। तो मैंने कहा ओके, मैं मैम को नहीं बताती। तो उन्होंने मुझसे क्या कहा कि उन्होंने कहा अच्छा आपने नहीं बताया। मैंने कहा नहीं बताया। अच्छा आप मेरी कसम खाएं कि आपने नहीं बताया। मैंने कहा जी मैंने नहीं बताया ना। तो कसम उन्होंने मुझसे 3 दफ़ा खवाई ना, कि मतलब एक दफ़ा मैंने कसम, मैंने कहा जी जी मैंने नहीं किया, आप वादा करें, आप कसम खाएं। मैंने कहा जी वादा, मैंने नहीं बताया उनको। फिर उन्होंने दोबारा पूछा, फिर उन्होंने दोबारा पूछा, 3 दफ़ा उन्होंने मुझसे बोल के कहा कि आप 3 दफ़ा मुझे जो है वो ये कर दें, देन मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ इनके अंदर आती है जी। जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे या जब आप इन लोगों से मिलेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अंदाज़ा होगा इस चीज़ के बारे में। थर्ड वन है इज एक्सेसिवली डिवोटेड टू वर्क एंड प्रोडक्टिविटी टू द एक्सक्लूजन ऑफ लेयर एक्टिविटीज़ एंड फ्रेंडशिप। अब यहाँ पे ये ना तो दोस्तों के साथ जा रहे होते हैं ना ट्रिप पे, वही चीज़ के इनने अपने शेड्यूल्स बनाए होते हैं अपने काम के, अपने डेली वर्क के, जिसकी वजह से ये अपना जो टाइम है इधर उधर जाने में वेस्ट नहीं करते। इकोनॉमिकल रीज़न नहीं होती यहाँ पे, तो सिर्फ इनके अपने जो शेड्यूल्स हैं, अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक ये चल रहे होते हैं। इज़ अवर कॉन्शियस एंड इनफ्लेक्सिबल अबाउट मैटर ऑफ मोरालिटी, एथिक्स एंड वैल्यूज़। अब यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने आपको अपनी कोलीग की दी थी, हॉस्टल कोलीग की, उसी की दोबारा दूंगी कि यहाँ पे एथिक्स और वैल्यूज़ को भी बहुत ज़्यादा वो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब एथिकली तो ये भी गलत है कि आप पानी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। पानी यूज़ करना जो है हमारे रिलीजन में एक अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती कि आप इतना ओवरली वेस्ट कर रहे हैं पानी को, तो यहाँ पे ये भी गलत है। लेकिन ये चीज़ उनको समझ नहीं आ रही होती है। लेकिन आप अगर इनके सामने झूठ बोल देते हैं या इनको बोल देते हैं कि यार हमारी भलाई के लिए कोई मतलब छोटा मोटा झूठ बोल दो, तो ये चीज़ इनको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये कहते हैं जी एथिक्स, मॉरल, अल्लाह हमें माफ़ करेगा या नहीं करेगा, हमारा रिलीजन ये इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, इस तरह से। तो ये बाकायदा मैं जिसकी एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ उनसे बाकायदा हमारी जो है ना इस बारे में थोड़ी सी बहस भी होगी कि हमने थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो हमने उनको कहा कि यार ये बात आप छोटी सी बोल दो। वैसे उनको तो नहीं बोला था हमने, लेकिन वो जो है वो आई थी वार्डन और उन्होंने ये प्रॉब्लम क्रिएट की कि शायद आप में से कुछ लोग हॉस्टल में रह रहे हों तो उनको पता हो कि हीटर्स वगैरह अलाउ नहीं होते। तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू हो गया था। तो जब हम लोग पकड़े गए तो उन्होंने कहा कि अल्लाह माफ़, मुझे पता नहीं माफ़ करेगा या नहीं करेगा, वो जो लड़की थी ओसीपीडी की। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं अल्लाह मुझे माफ़ करेगा या नहीं करेगा, मैं भी आपके साथ मिली हुई थी, मैंने भी इसकी हीट ली है और ये किया है और वो किया है, इस तरह से। तो बाकायदा वो हमारे साथ एक लड़की थी तो उसने कहा तो पानी यूज़ करना भी तो बड़ा गलत बात है भी, रिलीजियसली ये भी तो बड़ा जो है वो इमोरल एक्टिविटी है कि आप इसको भी तो वो कर रहे हो क्रॉस। बहरहाल आपको बताने का सिर्फ ये पर्पज़ है कि ये लोग जो हैं वो इस तरह के होते हैं, इनकी मेंटालिटी इस तरह की होती है, इनके थॉट्स, इनकी थिंकिंग जो है वो इस तरह की होती है। रिलीजियसली ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं, कल्चरली जो है आपके पास इनकी वैल्यूज़, मोरल एंड एथिक्स, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ों पे जो इनके अपने काम हैं, अपने वो कह सकते हैं कारनामे हैं, उन चीज़ों पे ये लोग नज़र कम ही डालते हैं। is unable to discard word on wordless objects even। ये आप देखें, अब यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको पीछे क्यों बोल रही थी कि आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इनमें से 4 सिम्टम्स आपको रिक्वायर हैं। अब ये जो चीज़ है ये आपको होर्डिंग डिसऑर्डर में भी मिलेगी, ठीक है। वहाँ पे भी चीज़ों को डिस्कार्ड करने में जो है वो मुश्किल पेश आ रही होती है, दुश्वारी पेश आ रही होती है पेशेंट को कि वो चीज़ों को डिस्कार्ड नहीं कर पा रहा होता। उसको लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं ज़रूरत आएगी, मुझे कहीं ना कहीं ये जो है वो काम आ जाएगी। यहाँ पे भी ये पेशेंट का ये हाल होता है कि ये चीज़ें जो होती हैं, इसकी वर्थलेस ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं उनको डिस्कार्ड नहीं कर पा रहा होता, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती उनको रख लेता है संभाल के कि यार मुझे ये काम आ सकती हैं, मेरे ये चीज़ें जो है वो फ्यूचर में कहीं ना कहीं काम आएंगी। Number 6 is reluctant
डेलीगेट टास्क टू वर्क विद अदर, क्योंकि इनके अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, अपनी वैल्यूज़ होती हैं, अपने इन्होंने रूल सेट किए होते हैं काम को करने के, अपने इन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए होते हैं, जिसकी वजह से दूसरों के साथ ये काम करने को अवॉइड करते हैं, या फिर ये तब तक काम नहीं करेंगे जब तक दूसरे जो वो एग्री नहीं हो जाते। हर ग्रुप में एक ऐसा बंदा ज़रूर होता है जो कहता है कि मेरे रूल्स पे एग्री किया जाए, ठीक है, मेरे रूल्स पे जो है वो चला जाए, मेरे मुताबिक जो है वो चीज़ों को किया जाए, मेरे मुताबिक जो है वो चीज़ों को क्रिएट किया जाए। तो यहाँ पे वो उस बंदे की बड़ी कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी जब भी हमें कोई मिलती है तो यहाँ पे आपके पास ये चीज़ आ जाती है, और इस चीज़ में भी इनको प्रॉब्लम हो रही होती है, जिसकी वजह से ग्रुप टास्क बहुत कम कर रहे होते हैं। अडॉप्ट अ मिजरी स्पेंडिंग स्टाइल टूवर्ड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजूसी ये करते हैं टू अदर बोथ सेल्फ एंड दूसरों के बारे में भी और अपने बारे में भी। मनी इज़ व्यू एज समथिंग टू बी होल्ड फॉर फ्यूचर कैटेगरी। अब यहाँ पे इनको मनी का क्या है कि फ्यूचर में मुझे काम आएगी, कहीं ना कहीं मुझे काम आ जाएगी, मैं इसको ज़ाया नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, और ये मेरे जो है ना वो ज़्यादातर जो है वो मेरे फ्यूचर में कहीं ना कहीं जो है वो काम आएगी। शो रिजिडिटी एंड स्टबर्ननेस। अब यहाँ पे ये रिजिड होते हैं अपने रूल्स को लेकर, अपने स्टैंडर्ड्स को लेकर, अपनी वैल्यूज़ को लेकर, अपने एथिक्स को लेकर, जो इनके माइंड में फिक्स हुए हुए हैं। स्टबर्ननेस होती है इनके अंदर, बिल्कुल भी दूसरों की बात पे ध्यान नहीं रखते, बिल्कुल भी दूसरों की बात पे कान धरते ही नहीं है भाई ये लोग। बात कर लेते हैं जी ट्रीटमेंट की। क्राइटेरिया हमारा कंप्लीट हो गया है। 8 क्राइटेरियाज आपको दिए गए थे, जिसमें से आपको 6 रिक्वायर्ड थे, सॉरी 4 रिक्वायर्ड थे, और 4 को देख के आपने इसको डायग्नोज करना था। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। इसके ट्रीटमेंट में आप इसको साइकोथेरेपी भी दे सकते हैं, मेडिकेशन भी दे सकते हैं, एंड सेल्फ हेल्प स्ट्रेटजीज भी इसकी कर सकते हैं हम लोग। साइकोथेरेपी की बात करते हैं तो सबसे जो बेस्ट है वो है आपके पास, इसमें ये सारी जो आपको लिखी हुई है ना ये बहुत बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सबसे पहले आ जाती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी CBT, जो कि सब में ऑलमोस्ट आप लगा सकते हैं। इसकी डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, पूरी की पूरी यूज़ करें या ना करें, इसकी डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ हो सकती हैं। उसके बाद साइकोडायनामिक थेरेपी यूज़ हो सकती है। साइकोडायनामिक थेरेपी के बाद आप इसमें ERP यानी कि एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी यूज़ करवा सकते हैं। ACT यानी कि एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। DBT यानी कि डायलेटिकल बिहेवियर थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। नर्वयन थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थेरेपीज़ को डिटेल में नहीं बता रही, थेरेपीज़ को इंशाल्लाह मैं एक अलग वीडियोस में हर एक के बारे में एक अलग डिटेल में डिस्कस करके वीडियोस जो है वो अपलोड करूँगी। उसके बाद मेडिकेशन की बात करें तो SSRIs दी जाती हैं। अगर एंजाइटी है तो एंटी एंजाइटी मेडिसिन, डिप्रेशन अगर साथ है तो एंटी डिप्रेशन। वैसे इन लोगों को डिप्रेशन बहुत कम होता है क्योंकि ये लोग जो है ना इनकी पर्सनैलिटी के साथ ये बिहेवियर जो है लाइन हुआ होता है, तो इस वजह से इनको प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। स्ट्रैटेजीज़ की बात करें तो माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स दी जाती हैं इनको, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट, बहुत बहुत सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इनके अंदर वो है जी टाइम मैनेजमेंट। स्ट्रेस को मैनेज, क्योंकि स्ट्रेस इनके अंदर बहुत कम होता है इन चीज़ों को लेकर, तो वो तो खुद मैनेज कर लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट इनको सिखाना बहुत ज़रूरी होता है कि आपने टाइम मैनेज करना किस तरह से है, किस तरह से। अगर इनको टाइम मैनेज करना आ जाएगा ना तो फिर इनके अंदर ये चीज़ आना स्टार्ट हो जाएगी कि ये एक्सपोज तो करेंगे ऑब्सेशंस को, लेकिन फिर उसको प्रिवेंशन करेंगे, जो उनका बिहेवियर है उसको प्रिवेंट करेंगे। किस तरह से करेंगे? टाइम को मैनेज करके, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेस्टेज जो होते हैं इनके पास टाइम का हो रहा होता है। एजुकेट किया जाता है इनको और अवेयरनेस दी जाती है टाइम के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में, अपने दिन के बारे में और इन चीज़ों के बारे में। लाइफस्टाइल चेंजेस लेकर आई जाती हैं कि आपने किस तरह से काम करना है। कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ऐड कर दी जाती हैं इनके डे के अंदर, जिसकी वजह से इनमें टाइम मैनेजमेंट जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने OCPD को डिस्कस किया है इन डिटेल और किस तरह से ये डिफ्रेंशिएट करती है OCD के साथ, और इसके क्राइटेरिया को, इसके ट्रीटमेंट को। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा कोई और वीडियो कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप वीडियो देखना चाह रहे हैं या फिर लेक्चर लेना चाह रहे हैं तो ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन पे आकर वीडियो के तो वहाँ पे डिस्कस कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि वो जो है वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।